हाँ सर, नमस्कार। चलते हैं आगे भाई लोग, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है? तो ये होती है एमाइलेज। एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। एमाइलेज, ठीक है। देखो, एमाइलेज जो होती है ना, एमाइलेज जब हम अपनी पसंद की कोई चीज हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है, तो इस स्थिति में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो लार और अग्नाशय एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो जो लार में और अग्नाशय द्वारा भी निर्मित होती है, ठीक है। लार में मौजूद एमाइलेज को लार एमाइलेज या टाइलिन कहा जाता है। देखो, लार में लार में मौजूद लार में मौजूद एमाइलेज एमाइलेज लार में मौजूद एमाइलेज को लार एमाइलेज लार एमाइलेज एमाइलेज लार एमाइलेज या टाइलिन 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 कहा जाता है, टाइलिन कहा जाता है, ठीक है। टाइलिन कहा जाता है। एमाइलेज का मुख्य कार्य यही है कि स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को, इसका काम क्या है, स्टार्च को स्टार्च को स्टार्च को स्टार्च को स्टार्च को क्या करता है, एक जटिल, मतलब स्टार्च को क्या करता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है को साधारण शर्करा जैसे माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। स्टार्च को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट है जो शर्करा में शर्करा में शर्करा और माल्टोज 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 और ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज में ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ता है ठीक है, तोड़ता है, ठीक है। ठीक है। जब हम भोजन चबाते हैं तो लार भोजन में मिल जाती है और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू कर देते हैं। इसी कारण स्टार्च युक्त भोजन जैसे रोटी या चावल को थोड़ी देर चबाने से चबाने पर हमें मीठा महसूस होता है, क्योंकि एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। अग्नाशयी एंजाइम एक समान शब्द है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और इसमें विभिन्न पाचक एंजाइम को प्रदर्शित करती है। अग्नाशय कई महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम बनाता है जिसमें अग्नाशी एमाइलेज, ट्रिप्सिन्स, काई ट्रिप्सिन्स, लाइपेज और न्यूक्लिन शामिल है। अग्नाशय एमाइलेज स्टार्च को पचाने में भूमिका निभाता है, लेकिन ये छोटी आत्मकारकता मुंह में नहीं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है। पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ना। यह प्रोटीन की पाचन की प्रारंभिक अवस्था में महत्वपूर्ण निभाता है। पेप्सिन पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन यहाँ पे लिखता हूं, पेप्सिन पेप्सिन का काम है, पेप्सिन 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 क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, स्टार्च को, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को
प्रोटीन्स को प्रोटीन्स को प्रोटीन्स को प्रोटीन्स को प्रोटीन्स को क्या करता है? पेप्टाइन्स में पेप्टाइन्स पेप पेप्टाइड्स पेप्टाइन्स में क्या करता है? पेप्टाइन्स में तोड़ता है। ठीक है, ये तोड़ता है। पेप्सिन स्टार्च में कोई भूमिका नहीं निभाता। यह एंजाइम में पेट में अम्लीय वातावरण में सबसे अच्छा काम करता है, जबकि मुंह का वातावरण लगभग उदासीन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो किसमें? ध्वनि में नहीं, स्थिति में नहीं, पवन में नहीं, प्रकाश में। क्या है? प्रकाश में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बल्ब के भीतर फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है, जिसका उच्च गलनांक होता है। जब विद्युत धारा फिलामेंट से गुजरती है तो प्रतिरोध के कारण यह बहुत गर्म हो जाती है और तप्त होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस प्रक्रिया को तप्त प्रकाश कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा का एक रूप है, जैसे किसी वस्तु की ऊंचाई के कारण गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा या किसी स्प्रिंग में खिंचाव के कारण प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा। पवन ऊर्जा हवा की गतिज ऊर्जा है। पवन टरबाइन पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे कि लाउड स्पीकर और अलार्म। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली का मुख्य स्तर निम्नलिखित में किससे ढका होता है? देखो, जो ग्रास नली होती है ना, वो किस में होती है? देखो, घनाकार जो होता है वो किडनी होता है। किडनी किडनी मतलब किडनी किडनी होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर है अस्त्रित सलिका जो होती है वो त्वचा होती है। त्वचा त्वचा होती है। ठीक है, फिर है पक्षपाशी पक्षपाशी ग्रासनली और मुख का स्तर। पक्षपाशी स्तंभकार ये तो किडनी हो गया। स्तंभकार जो होती है ना, ये आंत होती है। आंत में होती है, आंत में। तो ये क्या हो गया? आंत में। अस्थि अस्थि 3 के डी। अस्थि त्वचा और ग्रसनली का मुख स्तर किससे ढका होता है? तो अस्थि सल्की से। ठीक है, ग्रास नली और मुख का स्तर की सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। ठीक है, अस्त्री सल्की एपिथेलियम कई परतों स्थानांतरित वाली चपटी सल्की कोशिकाओं से बना होता है। इस प्रकार का एपिथेलियम सुरक्षात्मक कार्यों के लिए उत्कृष्ट है, क्योंकि कई परतें घर्षण और टूट फूट के खिलाफ एक मजबूत अवरोध प्रदान करती है। यह त्वचा की बाहरी परत है। एपिडर्मिस मुख गुहा का स्तर है। ग्रास नली और योनि जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रास नली और मुख में यह भोजन के मार्ग के दौरान होने वाले घर्षण से अंतर्निहित ऊतकों की रक्षा करता है। पक्षपाशी स्तंभकार एपिथेलियम आमतौर पर श्वसन तंत्र जैसे श्वसनली में पाया जाता है। श्लेष्मा फंसे हुए कणों को बाहर निकलते हैं। पक्षपाशी कहाँ गया? ये जो पक्षपाशी देख रहे हो ना, ये पक्षपाशी जो देख रहे हो, ये श्वसन तंत्र जैसे श्वास नली में पाया जाता है। ये श्वास नली में। ठीक है, श्वास नली।
श्वास नली में पाया जाता है। पक्षपाशी स्तंभकार एपिथेलियम आमतौर पर श्वसन तंत्र जैसे श्वास नली में पाया जाता है, जहां श्लेष्मा फंसे हुए कणों को बाहर निकलने में मदद करता है। घनाकार और कोशिका यह आमतौर पर ग्रंथियों कनिका वृक्क नलिका में पाया जाता है, जहाँ अवशोषण शामिल होती है। तो इसका ग्रास नली मुख का अस्तर अस्त्री अस्तर स्प्लिक ढेकर से ढका होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा सही है? मिथेन, इथेन, ब्यूटेन। ये तो संतृप्त हो गया ना, संतृप्त हो गया तो ये नहीं होगा। एल्केन, एल्किन नहीं। एल्किन, एल्काइन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन। ये एल्किन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन को संतृप्त या असंतृप्त दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, इसे संतृप्त कहा जाता है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूरी तरह से संतृप्त होती है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं जोड़ने की क्षमता नहीं होती। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। इसका समान है CnH2n। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध और द्विबंध होता है। इन्हें असंतृप्त कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्विबंध और त्रिबंध को जोड़कर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने की क्षमता होती है। एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। एल्किन में कम से कम कार्बन कार्बन के द्विबंध होता है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और एल्काइन में कम से कम कार्बन का त्रिबंध होता है, समान सूत्र एथाइन, एथाइन या एसिटिलीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। देखो, कार्बन मिथेन से शुरू होता है, जब एल्कीन की बात होती है तो इथेन से शुरू होता है, और जब ये एथाइन से शुरू होता है। ठीक है। ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी है? ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या क्या है? तो 12। 5, सॉरी 12 नहीं, 24। परमाणुओं की सही संख्या पूछ रहा है ना, तो परमाणुओं का कितना हो जाएगा? C6H12O6। O6। तो कह रहा है ग्लूकोज अणुओं की परमाणुओं की सही संख्या बताएं। तो 6, देखो 6, 12, 12 परमाणुओं की टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे 24 होगा। ठीक है। ग्लूकोज के अणु की परमाणुओं की टोटल संख्या 24 होगा। ग्लूकोज की एक अणु रासायनिक सूत्र है। ठीक है। ग्लूकोज सबसे सरल मोनोसैकराइड है। ग्लूकोज वायवीय श्वसन के उपरांत ऑक्सीजन से होकर CO2, H2O और 38 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोएल्सो शुगर है। ग्लूकोज अणु के लिए परमाणु की सही संख्या 24 है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज अणु का रासायनिक सूत्र है C2H12O6। इनमें 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु शामिल है। ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड सरल शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट के परिवार से संबंधित है। यह जीवन के लिए एक अनिवार्य ऊर्जा स्रोत है। इसका अन्य नाम डेक्ट्रोस, दंत शर्करा, रक्त शर्करा जब रक्त में मौजूद हो। ग्लूकोज जीवित कोशिकाओं के लिए तत्काल ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोशिकाएं ग्लूकोज की कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से तोड़ती है, जिसे एटीपी नामक ऊर्जा अणु उत्पन्न होते हैं, और ये एटीपी विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है।
पौधे पौधे जो होती है ना, वो स्टार्च के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित करती है, जबकि जानवर ग्लाइकोजन के रूप में। मस्तिष्क विशेष रूप से ऊर्जा ग्लूकोज पर निर्भर रहता है। मस्तिष्क की कोशिका न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण और तंत्रिका आवेग के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लगातार ग्लूकोज की आपूर्ति पर निर्भर करती है। इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लूकोज रक्त से कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ग्लूकोज कई किण्वन प्रक्रिया के लिए सब्सट्रेट आधार के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे इथेनॉल, अल्कोहल का उत्पादन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पृष्ठ अभिलंब एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही। आपतन और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती, बिल्कुल। अलग अलग माध्यम में प्रकाश, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बिल्कुल। आपतन और अपवर्तन बराबर नहीं, आपतन और परावर्तन बराबर होते हैं, यही गलत है। ठीक है, बी। सामान्यतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते, उनके बीच स्नेल्स के नियम द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण अभिलंब के बीच होती है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। विभिन्न रंग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का माध्यम का अपवर्तनांक होती है। चूंकि प्रकाश की स्पीड की चाल माध्यम में अपवर्तनांक है, जहां दिए गए माध्यम में चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। इसी कारण जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने घटकों में विचलित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग हो जाने के कारण अलग अलग कोनों में अपवर्तित होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कणों के साथ परस्पर क्रिया करके उसकी चाल कम हो जाती है। ठीक है, जब जब शीतोत जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई सुमिष्ट तथा वैश्विक उष्णीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं जीवाणुओं के लिए परिवर्त को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी। देखो, जब शीतोत जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टिक तथा वैश्विक उपकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं जीवाणुओं के कुछ परिवर्त को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी। तो वायु दाब प्रतिरोधी क्षमता, जल प्रतिरोधी क्षमता, उच्च प्रतिरोधी क्षमता, शीत लहर प्रतिरोधी क्षमता। तो देखो, 7 के इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधी क्षमता। उच्च प्रतिरोधी क्षमता। यदि शीतोत जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं में कोई समष्टिक तथा वैश्विक उष्णीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्तित को जीवित रहने और वृद्धि करने में सहायक करेगी? तो वह है उच्च प्रतिरोधी क्षमता। ठीक है, यदि शीतोत जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि तथा वैश्विक उष्णीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में उष्ण प्रतिरोधी क्षमता विशेषता जीवाणुओं में कुछ
परिवर्त को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी। उच्च उष्ण प्रतिरोधी क्षमता का अर्थ है गर्मी को सहन करने की क्षमता। यदि पानी का तापमान बढ़ता है तो क्षमता जीवाणुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन जीवाणुओं में उष्ण प्रतिरोधी क्षमता होती है वो बढ़े हुए तापमान में जीवित रह पाएंगे और प्रजनन कर पाएंगे। इसके विपरीत जो जीवाणु गर्मी के प्रति संवेदनशील होंगे वो मर जाएंगे और उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। जल प्रतिरोधी क्षमता बहुत ही समान शब्द है। ठीक है। सभी जीवाणु में पाए जो सभी जीवाणु में जो पानी में रहते हैं वे किसी न किसी के रूप में जल प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि वे पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं। शीत लहर प्रतिरोधी क्षमता का अर्थ है लहरी शहरों यानी कम तापमान को सहन करने की क्षमता। वायु दाब में परिवर्तन मौसम और जलवायु को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। लवक और सूत्रकनिका में समानता क्या है? देखो, सूत्रकनिका दोनों अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। दोनों केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं। दोनों एटीपी का उत्पादन करते हैं। दोनों में क्लोरोफिल होता है। दोनों में क्लोरोफिल तो नहीं होता है। एटीपी निर्माण करता है। एटीपी ऊर्जा राइबोसोम नहीं। राइबोसोम ऊर्जा केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, ये गलत। दोनों अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक में दोनों एटीपी उत्पादन करते हैं। नहीं, ए होगा इसका आंसर। 8 के ए। लवक और सूत्रकनिका की समानता यह है कि दोनों अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होती है। लवक और सूत्रकनिका दोनों में अपना स्वयं का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले मुख्य डीएनए से अलग होता है। लवक और सूत्रकनिका में डीएनए उन्हें मुख्य प्रोटीन और एंजाइम बनाने में सक्षम बनाता है जो उनके कार्यों के लिए आवश्यक है। इस कारण से उन्हें अक्सर अर्धस्वायत्त कोशिका सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल माना जाता है। लवक और सूत्र कनिकाएं दोनों में अपना स्वयं के राइबोसोम भी होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात वे डीएनए द्वारा कोडित आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सूत्र कनिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का उत्पादन करते हैं जिन्हें कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। वे कोशिकाएं श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से एटीपी का उत्पादन करते हैं। लवक विशेष रूप से क्लोरोप्लास्ट में भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी का उत्पादन करते हैं। इनका मुख्य कार्य ग्लूकोज जैसे शर्करा का उत्पादन करना जिसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है। फेस क्रीम किस प्रकार की कोलाइड के रूप में होती है? पायस, ठोस, फेस क्रीम, झाग, जेल, पायस, झाग में होती है। नहीं, झाग में नहीं होगा, जेल में भी नहीं होगा, ठोस में नहीं होगा, पायस में होता है। पायस में फेस क्रीम जो है ना इमल्शंस के प्रकार के रूप में होता है। इमल्शंस फेस क्रीम आमतौर पर तेल और पानी जैसे तो अमिश्रित द्रवों का मिश्रण होती है। तेल और पानी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में नहीं घुलते, लेकिन उन्हें विशेष पदार्थ जिन्हें इमल्सिफाई कहा जाता है उपयोग करके एक साथ मिलाकर स्थिर किया जा सकता है। इमल्सिफायर एक पायस को स्थिर रखने में मदद करते हैं और तेल और पानी को अलग होने से रोकते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जिनमें पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनो से 1000 नैनो के बीच होता है। कोलाइड के दो मुख्य घटक हैं। ये प्रक्षेपित प्रावस्था
वह पदार्थ जो कोलॉइड के कणों के रूप में फैला हुआ होता है। प्रक्षेपित माध्यम, यह वह माध्यम है जिनमें प्रक्षेपित प्रावस्था के कण फैले हुए होते हैं। कोलॉइड को प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपित माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। ठोस कोलॉइड का कोलॉइड होता है जिसमें प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए रंगीन रत्न पत्थर कुछ मिश्रित धातु हैं। झाग झाग कोलॉइड का कोलॉइड होता है जिनमें गैस प्रक्षेपित प्रावस्था होती है और तरल या ठोस प्रक्षेपण माध्यम होता है। उदाहरण के लिए साबुन का झाग तरल झाग है, शेविंग क्रीम तरल झाग है, फोम रबर ठोस झाग है। जेल कोलॉइड का वह कोलॉइड होता है जिसमें तरल प्रक्षेपित प्रावस्था होता है, ठोस प्रक्षेपित माध्यम होता है और जेल एक अर्ध ठोस सेमी सॉलिड संरचना बनाता है। उदाहरण के लिए जेली, जिलेटिन, पनीर पनीर मक्खन, बॉल जेल, ये सब। ठीक है। एक नियमित बल 10 केजी द्रव्यमान के बक्से पर 2 सेकेंड के लिए अवधि के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड होता है तो बल का परिणाम क्या होगा? देखो, बल बराबर होती है F बराबर होती है एम ए, और एम तो एम ही रहेगा, ये हो जाएगा V माइनस यू बाई टी। एम कितना दिया हुआ है? 10। भी कितना हो जाएगा? 10 से बढ़कर 6, और टाइम कितना हो गया? 2। तो 10 इंटू 3/2, 5, तो 15 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, 4, यहाँ पे 4 आएगा ना, 4। तो 4 पंचों को 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 का बी, 10 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? देखो, ये तो मिथेन है, नहीं होगा। एथाइन, देखो एक होता है मिथेन, शुरू होगा फिर एथिन फिर एथाइन, तो CnH2n-2, तो मिथ ईथ 2 से शुरू होगा, तो 2 4 कितना हो जाएगा? 2 4 2 C2H2 एथाइन, ये होगा सी, 11 के सी। एथाइन का सही सूत्र है। एथाइन एक हाइड्रोकार्बन है जो एल्काइल समूह से आता है। एल्काइल ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम त्रिसंयोगी आबंध होता है। एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। CH4 मेथेन है जो सबसे सरल एल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। CH2S6 एक क्या है? एल्केन है। ठीक है, यहां तक क्लियर? दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में किस पदार्थ की आकृति न्यूनतम परिवर्तन होता है? न्यूनतम परिवर्तन, दाब में अगर आप परिवर्तन करोगे ना तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वो होगा ठोस में। ठोस में 12 के बी, ठोस में दाब में परिवर्तन करने पर पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा, क्योंकि ठोस जो होती है वो अणुओं के बहुत पास पास और प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। ठोस पदार्थ अस्पंदनीय होते हैं। इनका अर्थ है कि दाब बढ़ाने पर उनके आयतन में बहुत कम नगण्य परिवर्तन होता है। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार और आयतन होता है। गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। गैसों को आसानी से स्पिंडित किया जा सकता है, यानी दाब बढ़ने पर उनका आयतन बहुत कम हो जाता है। प्लाज्मा आयनीकृत गैस है, यानी इसमें धनात्मक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जावान
अवस्था है। हालांकि प्लाज्मा भी गैस की तरह एक स्पिंडनीय होती है, हालांकि गैस की तुलना में कम। द्रव द्रव के अणु ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसों की तुलना में बहुत पास। द्रव का एक निश्चित द्रव का एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। वे पात्र का आकार ले जाते हैं। द्रव लगभग स्पिंडित होते हैं, यानी दाब बढ़ने पर उनके आयतन थोड़ी कमी होती है, लेकिन कमी गैसों जितनी अधिक नहीं होती। पौधे में परिवहन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पौधे में परिवहन, पौ, सही कथन चुनना है। पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। साकों झाड़ियों परिवहन जिनको दूरियों पर कार्य करना पड़ता है बहुत अधिक होता है। फ्लोएम मिट्टी से प्राप्त पानी और स्थानांतरित करता है। फ्लोएम और खनिज नहीं, जाइलम 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 एक जो जाइलम अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों और पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है जहां संश्लेषित होती है। प्रकाश जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है जहां संश्लेषित होती। ये तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन तो एक किसी भी हाल में नहीं होगा, यही दो में होगा। फ्लोएम जो होता है मिट्टी से पानी और खनिज को स्थानांतरित, नहीं जाइलम करता है, फ्लोएम नहीं। तो इसका आंसर ये होगा, सी नहीं डी। 13 के डी, 13 के ए, 13 के ए, 13 के ए। पौधे में परिवहन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पौधे में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। जाइलम जल है ना, तो ये भी नहीं होगा। हाँ सही है, ए होगा। पौधे में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में सही कथन है। पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पौधे गतिहीन होते हैं और जानवरों की तरह उन्हें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उनकी जीवन शैली ज्यादातर स्थिर होती है, इसलिए उन्हें तीव्र और ऊर्जा गहन परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ही जानवर में रक्त परिसंचरण तंत्र होती है। पौधे में परिवहन प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार के ऊतकों द्वारा संचालित होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक करता है। परिवहन मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। जो यह निष्कर्षीय प्रक्रिया है, इसमें पौधे को ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। और फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और यह परिवहन दाब प्रभाव परिकल्पना के अनुसार होता है, जो सक्रिय और निष्क्रिय घटकों का मिश्रण है, लेकिन फिर भी जानवरों की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती। पौधे में परिवहन की गति जानवरों की तुलना में धीमी होती है, जो कम ऊर्जा आवश्यकता में स्थिर जीवन शैली के अनुरूप है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक शर्करा को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों जैसे जड़, तना, फलों, बीजों तक पहुंचाती है, जहां उसका उपयोग भंडारण में किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है, थ्रस्ट। किसी वस्तु द्वारा लंबवत लगाए बल को प्रणोद कहा जाता है। प्रणोद एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। प्रणोद की दिशा हमेशा लंबवत होती है। जब आप किसी दीवार पर धक्का देते हैं, तो आपके द्वारा दीवार पर लगाया गया लंबवत बल प्रणोद कहलाता है। जब पानी किसी बांध की दीवार पर लंबवत लगाया जाता है, तो वह बल प्रणोद होता है। जब रॉकेट इंजन गैसों के नीचे की ओर से धकेलता है,
तो गैसों द्वारा रॉकेट पर ऊपर की ओर लगाया जाता है। लंबवत बल प्रणोद कहलाता है। उत्प्लायन बल एक तरल पदार्थ है जैसे हवा और पानी द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए जाने वाला बल, जब वस्तु को तरल पदार्थ से डुबोया जाता है। उत्प्लवन बल क्या होती है? द्रव का घनत्व इंटू द्रव में वस्तु का भाग इंटू गुरुत्वीय जी। ठीक है। दाब एक सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद लंबवत के बराबर होता है। दाब एक अदिश राशि है जबकि प्रणोद एक सदिश राशि है। प्रणोद बाई क्षेत्रफल। प्रेशर बराबर होती है थ्रस्ट, थ्रस्ट बाई एरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध का मान 10 है और वोल्ट है, तो संयोजित 1 मिनट में उत्पन्न P और H देखो। सबसे पहले H बराबर होती है I स्क्वायर आर टी। I कितना दिया हुआ I तो नहीं पता, तो V बराबर, देखो यहां से I निकाल लो, V बराबर होती है आई आर। आई यहां से कितना हो जाएगा? 10/10, एक को 1 एम्पियर। तो यहां से 1 × 1 × 10 टाइम कितना दिया हुआ? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 600, 600 जूल तो आ जाएगा हीट। 600 जूल इसमें भी है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ये 15 के बी। 15 के बी फॉर्मूला सीधा होती है P बराबर W/T V इंटू आई स्क्वायर आर और V²/R। ये इसका आंसर होगा। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत। यह पौधे के विभिन्न भागों में पतानों और लतानों के तनों को बीच में बक्कन में सहायता करता है। यह पतली कोशिका के अपेक्षाकृत अपशिष्ट होती है। देखो सबसे पहले छांटो। जलीय पौधे में प्लन सहायता से पैरेनकाइमा में बड़ी वायु की गुहा उपस्थित होती है। पैरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, सामान्यतः शिथिल बस्ती रहती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये पौधे के विभिन्न भाग जैसे लतानों और लताओं के तनों को बिना टूटे बक्कन में सहायता करती है। इसमें पतली कोशिकाएं भित्तियां वाली अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। जलीय पौधे में, ये भी सही है, जलीय पौधे में प्लवन में सहायता के लिए पैरेनकाइमा की बड़ी गुहाएं उपस्थित होती है। ये भी सही है, एरेनकाइमा। इसमें पतली कोशिकाएं भित्तियां अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। यही इस गलत है, एक गलत हम मानेंगे, एक गलत है। यस, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है। ये पतली कोशिकाएं भित्ति अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है। देखो पैरेनकाइमा निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये पौधे के विभिन्न भागों जैसे प्रतानों लताओं के तनों को बिना टूटे बक्कन सहायता करते हैं। पैरेनकाइमा कोशिकाएं लचीली होती है, पौधे को कुछ हद तक बंकन में सहायता कर सकती है, लेकिन मुख्य उत्तक जो पौधे के भागों को बिना टूटे मोड़े बक्कन में सहायता करता है वह कॉलेरेनकाइमा है। बिल्कुल कॉलेरेनकाइमा, कॉलेरेनकाइमा, कॉलेरेनकाइमा। ठीक है। कॉलेरेनकाइमा कोशिकाओं लचीली होती है। देखो लचीली यहाँ पे बोला गया था ना, लचीली लताओं में तना, ये होती है, ये कॉलेरेनकाइमा की बात कर रहा है। पैरेनकाइमा कोशिकाएं लचीली होती है, पैरेनकाइमा कोशिकाएं लचीली होती है और पौधे के कुछ हद तक बंकन में सहायता करती है, लेकिन मुख्य ऊतक जो पौधे के भागों को बिना टूटे मोड़े बक्कन में सहायता करता है वह है कॉलेरेनकाइमा। कौन है? कॉलेरेनकाइमा। कौन है? कॉलेरेनकाइमा। कॉलोरेनकाइमा, कॉलोरेनकाइमा, कॉलोरेनकाइमा। ठीक है, कॉलोरेनकाइमा है। पैरेनकाइमा मुख्य रूप से भोजन भंडार
पैकिंग और पार्श्वीय समर्थन जैसे कार्यों में शामिल होता है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती है, जिसमें जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म होता है और विभिन्न चयापचय गतिविधियों को करने में सक्षम होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं आमतौर पर एक दूसरे से शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है, जिसके कारण इसके बीच अंतर कोशिकाएं स्थान पाए जाते हैं और ये व्यवस्था गैसों के आदान प्रदान और पदार्थों को संचलन में मदद करती है। कॉलेरेन्काइमा उत्तक कोशिकाएं को अनियमित रूप से मोटी होती है, जो यांत्रिक शक्ति, लचीलापन और बंकन क्षमता करती है। यह उत्तकों विशेष रूप से प्रताओं, लताओं, पत्तियों के पेटिटोल और युवाओं के तनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ बंकन और लचीलापन आवश्यक है। 1 बिलियन 280 ग्राम विलायक में जल में 20 ग्राम साधारण विलेय है, तो द्रव्यमान में सांद्रता क्या होगा? तो देखो 20/300 गुने 100, ये से कट गया तो 66.20/3, 6×3 = 18, 2066 6.66% डी 17 के डी 17 के डी कह रहा है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित है? नहीं है। मूत्र मार्ग एक युग्म, मूत्राशय अनयुग्म, वृक्क एक युग्म। यही गलत है, एक युग्म नहीं होता है, 2 युग्म होता है। 18 के सॉरी एक युग्म, मूत्रमार्ग एक युग्म। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? मूत्रवाहिनी एक युग्म है, एक युग्म है। वृक्क एक युग्म है। मूत्राशय अनियुग्म है। मूत्रमार्ग एक युग्म है। यही गलत है। देखो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित देखो मूत्र मार्ग वह नली है जो मूत्राशय से मूत्र के शरीर से बाहर निकालती है। मनुष्य में मूत्र मार्ग अनियमित एकल होता है, एकल एक युग्म होती है, एक युग्म पेयर। ये देखो एक युग्म का मतलब पेयर होता है, तो ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है, लेकिन ये तो सही है मूत्र मार्ग अयुग्म। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं में मूत्र मार्ग की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लंबा होता है, यह मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालने में कार्य करता है, जबकि महिलाओं में मूत्र मार्ग छोटा होता है, केवल मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है। मूत्राशय एक थैलीनुमा मांसपेशियों से बना होता है, जो श्रेणी के पेल्विस रिजिस में होता है। मानव शरीर में मूत्राशय अयुग्म एकल होती है। मूत्राशय मूत्र को अब तक जमा करता है जब तक कि शरीर से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा न हो। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक अंग है। मनुष्यों में वृक्क का एक युग्म, 2 वृक्क होती है, जो पेट के पिछले हिस्सों में रीढ़ की हड्डी दोनों में स्थित होते हैं। वृक्क रक्त को छानकर उनमें अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अतिरिक्त लवण और पानी को अलग करते हैं। मूत्र का निर्माण होती है। ठीक है। मूत्र का निर्माण किया जाता है। देखो अभी हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसकी जो 2 चैप्टर है ना उसको पढ़ेंगे, आएगा जैसे ही कहीं। जब धातु तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। Zn प्लस HCl तो निकलेगा ZnCl2 प्लस H2, ये निकलती है। ठीक है।
धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोक्लोरिक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह एक प्रकार की एकल विस्थापन अभिक्रिया है, जहां धातु हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान उसकी विशिष्ट पापधमनी के साथ जलने से की जा सकती है। ऑक्सीजन का उत्पादन आमतौर पर ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया या कुछ यौगिकों का अपघटन में होता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। क्लोरीन गैस द्विपरमाणुक अणु है और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन सामान्यतः परिस्थितियों में बहुत निष्क्रिय होती है। जब जब दाब हो तो ठोस CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 20 के बी। एक वायुमंडलीय दाब हो तो ठोस CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जब 1 वायु दाब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव में आए। यह प्रक्रिया सामान्यतः उन पदार्थों में देखी जा सकती है जिनका वाष्प दाब कमरे के ताप पर भी अधिक होती है। सूक्ष्म बर्फ का ऊर्ध्वपातन इसमें ठंडा करने के लिए बहुत उपयोगी बनाता है, क्योंकि यह पिघलकर कोई तरल अवशेष नहीं छोड़ता। इसका उपयोग निम्नलिखित अनुप्रयोगों में किया जाता है। सूक्ष्म बर्फ भोजन और आइसक्रीम को परिवहन के दौरान ठंडा रखने के लिए उपयोगी होता है। प्रयोगशाला में नमूने को ठंडा करने और फ्रीज में करने के लिए नाटकीय कोहरों को प्रभाव बनाने और मंचों को विशेष कार्यक्रमों में होती है। सूक्ष्म बर्फ ब्लास्टिंग का उपयोग सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6400। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, इस तरह से है। पृथ्वी पूरी तरीका से गोलाकार नहीं है। यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई ध्रुवों पर चपटी भू आकृति कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। भूमध्य रेखीय त्रिज्या भूमध्य पर रखी गई मापी त्रिज्या है, जो लगभग 6378 किलोमीटर है। ध्रुवीय त्रिज्या ध्रुवों से केंद्र पर मापी गई त्रिज्या लगभग 6357 किलोमीटर है। औसतन त्रिज्या गणितीय रूप से पृथ्वी को एक गोले के रूप में मानते हैं। उसकी औसत त्रिज्या 6371 है। 6371 है, ठीक है। चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उष्मीय नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी नहीं है, एक अपचयन अभिक्रिया भी नहीं है, एक उष्मीय अपघटन है। चूने पत्थर बिना बुझे चूने और कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन निम्नलिखित में किस अभिक्रिया से उत्पाद होता है? तो उष्मीय अपघटन। देखो, देखो, देखो इसमें क्या है, जैसे लाइमस्टोन में क्या होती है? CaCO3, CaCO3 जब टूटता है तो क्या बनता है?
CaO+ कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। CaCO3 CO+ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये क्या है? चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से ऊष्मीय अपघटन की एक अभिक्रिया का उदाहरण है। CaCO3 क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मीय अपघटन वह अभिक्रिया है जो गर्मी के कारण होती है। इनमें एक यौगिक को गर्म करके दो या दो से अधिक तरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। अपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे उष्मीय अपघटन हो रही है, उष्मीय हीट के कारण ये हो रही है। ना तो अपचयन हो रहा, ना तो ऑक्सीकरण हो रहा, ना प्रकाशीय हो रही है। ठीक है। प्रका प्रकाश 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 रासायनिक अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें विशेष रूप से सूर्य के प्रकाश या परावैंगनिक करके यौगिक को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसको रहने देते हैं।